अब हम बात करेंगे चौथे एरिया की। तो जो फोर्थ एरिया है उसमें यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस की बात की गई है। ये बात की गई है कि डिसीजन मेकिंग है उसमें फ्यूचर जनरेशंस को यानी कि यंग पीपल को इंक्लूड किया जाएगा, उनकी वेल बीइंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और आज के जो एक्शंस हैं उनकी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज पर फोकस किया जाएगा। यूथ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूज़फुल मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि वो ऐसे डिसीजंस में पार्टिसिपेट करें जो कि उनकी ज़िंदगियों को शेप करें। इसी तरह अब हम बात करते हैं पाँचवें एरिया की। तो जो फिफ्थ एरिया है वो बात करता है ह्यूमन राइट्स की और जेंडर के बारे में बात करता है। इसमें इस फिफ्थ एरिया में ये कमिटमेंट्स की गई हैं कि मतलब इन हवालों से, इन एरियाज के हवाले से कमिटमेंट की गई है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स यानी कि जो एक्टिविस्ट्स हैं या जो ह्यूमन राइट को डिफेंड करने के हवाले से काम करते हैं तो उनकी लाइव्स, उनकी प्रॉपर्टी या उनकी उनकी मतलब प्रोटेक्शन के हवाले से बात है, कमिटमेंट की गई है। और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट को जो है वो इंश्योर कराना भी इस एरिया में शामिल है। इस सब काम के लिए जैसा कि हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी की या प्राइवेट सेक्टर वगैरह, तो उनकी प्रोटेक्शन भी शामिल है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की जो कि लीडर्स ने डिजिटल फ्यूचर के हवाले से खास तौर पे बनाए हैं। तो इस पैक्ट में वो तमाम तरह ऑब्जेक्टिव्स शामिल हैं। ठीक है, अब हम पहले ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो वो है कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करना, यानी कि कहीं पर डिजिटल टेक्नोलॉजी मौजूद है और कहीं पर मौजूद नहीं है। इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल इकोनॉमी का फायदा सबको होना चाहिए ग्लोबली। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिजिटल स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो, सेफ हो, ताकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट ना हो, बिल्कुल भी वायलेट ना हो। और चौथी चीज ये है कि डेटा को गवर्न करने के अप्रोचेस बहुत ही इक्विटेबल और रिस्पॉन्सिबल हों। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी पावरलेस है तो इस पैक्ट में इसको भी रिफॉर्म करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेजेस दी गई हैं। उनके पास वीटो पावर्स हैं जिसकी वजह से ये जियो पोलिटिकल डिवीजन पैदा हो चुकी हैं और अब इससे हालात इस तरह के हैं कि कोई भी न्यू पावर्स जो हैं वो नहीं आ सकती। अब परमानेंट मेंबर्स वाली सीट्स पर कोई भी न्यू पावर्स नहीं आ सकती, इसीलिए फिलहाल ये रिफॉर्म्स वाली चीज़ इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन अब होगा क्या? यूनाइटेड नेशन की किसी भी पैक्ट रेजोल्यूशन की तरह इसमें भी बड़े बड़े गोल्स, बड़े ही आइडियल किस्म के गोल्स को जो है वो सोच लिया गया है, लेकिन किसी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक स्टेप्स की बात नहीं की गई कि आखिर ये गोल्स हासिल कैसे होंगे। यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, ट्रेडिंग, फूड सिक्योरिटी के हवाले से आखिर ऐसा क्या करेंगे? अब चाहे वो इसराइल की गजा पर बम्बार्डमेंट हो, सूडान की सिविल वार हो या रशिया यूक्रेन की जंग हो, इस पैक्ट में नहीं मेंशन किया गया कि आखिर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को रूल्स फॉलो करने हैं और किस तरह उन्हें रूल्स फॉलो करने पर कन्विंस किया जाएगा। स्पेशली जब इसराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी सूरत यूनाइटेड नेशन कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अलाउ नहीं करेगा कि वो इसको जंग करने से रोके। इसी जंग ने अब तक 41,000 जानें ज़ाया की हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की कमी है जो कि अब पूरी की जाएगी। अफ्रीका, कैरिबियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, इन सबको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, लेकिन कैसे, इसकी भी कोई बात नहीं की गई। पैक्ट फॉर द फ्यूचर में शामिल है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को बेहतर बनाना, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने में तमाम ममालिक की कोऑपरेशन हासिल करना, आर्म्स रेस को कंट्रोल करना, सिक्योरिटी काउंसिल के ओवरऑल रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ओवरऑल जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है उसको बेहतर बनाना, लेकिन कैसे, ये नहीं बताया गया। क्योंकि स्पेस रेस में जो ममालिक इन्वॉल्व हैं वो वही ममालिक हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और उनके पास वीटो पावर्स भी हैं, इस वजह से उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता और इसी वजह से ये पैक्ट भी शेल्व्स में रख दिया जाएगा। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सवाल ये है कि हमें किस तरह की दुनिया को बिल्ड करना चाहिए और कैसे बिल्ड करना चाहिए। इसका जवाब तो यही पैक्ट फॉर द फ्यूचर देता है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही आइडियलिस्टिक किस्म की, यूटोपियन किस्म की सिचुएशन बताई गई है। ऐसी दुनिया के बारे में पिक्चर पेश की गई है जो कि डिजर्व करती है कि उसको बनाने में तमाम ममालिक और तमाम इंसान एफर्ट करें, जिसका तमाम ममालिक और तमाम इंसानों को फायदा भी होगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली जरूरत है कि तमाम ममालिक अपने डिफरेंसेस को साइड पे रखें, एक्सेप्ट करें और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का मुजाहिरा करें। और जितने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब इफेक्टिवली ऑपरेट करें और आपस में मिलकर काम करें। एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो हर हवाले से बेहतर पोजीशन में है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, मिलिटरीली हो, टेक्नोलॉजिकली, एजुकेशन के हवाले से, हर हवाले से। तो फिर उनको ज़्यादा जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए रीजनल पीस को इंश्योर कराने में, ओवरऑल जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको इंश्योर कराने में, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। और इस बात की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर ही जाती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि वो ग्लोबल गवर्नेंस में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपना हिस्सा डालें। अहम बात जो है वो ये है कि एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज यानी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो प्रिविलेज्ड ममालिक हैं, और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, इन सब की पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन होगी तो ही पैक्ट फॉर द फ्यूचर पर अमल दरामद हो सकेगा और तब ही एक नियर टू आइडियल जो वर्ल्ड है या एक नियर टू आइडियल एक बेहतरीन दुनिया वजूद में आ सकती है। थैंक यू।